एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख संघट। प्रत्यास्थ संघट हम लोगों ने देखा है, अब देखेंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। परफेक्टली इनइलास्टिक वन डायमेंशियल हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, अब प्रत्यास्थ संघट में क्या होता था, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों जो है संघट के पश्चात समान रहती थी, या कह सकते हैं संरक्षित रहती थी। ठीक है, अप्रत्यास्थ में संघट में केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ठीक है ना। प्रूफ करते हैं। माना m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2 वेग से चल रही है। ठीक है ना, मैंने बताया है क्यों u1 बड़ा होना चाहिए u2 से, संघट होने के लिए, टकराने के लिए। ठीक है, दोनों वस्तुओं में संघट होता है, फलस्वरूप दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है ना, तथा v वेग से उसी दिशा में चलने लगते हैं। अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, संघट होने के पश्चात दोनों वस्तुएं चिपक जाती है और एक समान वेग से चलने लगती है। तो संघट के पश्चात दोनों चिपक गई और कौन से वेग से चलने लगी, v वेग से चलने लगी। ठीक है ना, चूंकि टक्कर अप्रत्यास्थ है अतः निकाय का केवल संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो संघट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट के पश्चात कुल संवेग। ठीक है, तो संघट के पूर्व कुल संवेग तो द्रव्यमान गुणित वेग m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, दोनों का संवेग। ठीक है, और संघट के पश्चात कुल संवेग कितना हो जाएगा, तो वेग तो दोनों का समान है, द्रव्यमान जुड़ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो हमारे पास v का यदि वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, पक्षांतर कर दीजिए ये वाले टर्म को। ठीक है ना, तो अब केसेस देखेंगे हम। अप्रत्यास्थ संघट बहुत ही इजी है। ठीक है, यदि संघट के पूर्व वस्तु B स्थिर है तो, ठीक है ना, संघट के पूर्व क्या है, वस्तु B स्थिर है, विरामावस्था में है, तब क्या होगा, u2 बराबर 0। ये स्थिर है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ u2 बराबर 0 रखो तो क्या आएगा, v1 बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है ना, इस समीकरण से हमको क्या पता चल रहा है, ये m1 छोटा होगा m1 प्लस m2, दो द्रव्यमानों को जोड़ना है। मान लो m1 है 5 किलोग्राम और m2 है 10 किलोग्राम, तो m1 कितना हुआ, 5 इज लेस देन, लिखा है मैंने 5 प्लस 10 m1 प्लस m2, होगा कि नहीं होगा, m1 इज लेस देन m1 प्लस m2, 5 धन 10 15 हो गया, 5 इज लेस देन 15, होता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ m1 एक ही द्रव्यमान है, ये दो द्रव्यमानों का योग है, छोटा ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देयर इम्प्लाइज, इससे ये पता चलता है कि m1 छोटा है m1 प्लस m2 से, तो ये दी गई क्वांटिटी u1 भी छोटा होगा, किससे, u1, v किससे छोटा होगा, u1 से। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से ये निकाल सकते हैं v अपॉन u1, m1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा ये। ठीक है, ये वाला मान इसके लिए, ये वाला मान इसके लिए, ये छोटा है इससे तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी छोटी होगी इससे, तो v इज लेस देन, यहाँ u1 लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि संघट के पश्चात संयुक्त वस्तुओं का वेग, जो संयुक्त हो जाते हैं दोनों वस्तुएं, उनका वेग संघट के पूर्व गतिशील वस्तुओं के वेग से कम होता है। ठीक है ना, मान लो ये A का वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड, तो यदि संघट के बाद दोनों चिपक जाएंगे तो क्या होगा, भाई दो द्रव्यमानों को चलाना है, धकेलना है किसी भारी वस्तु को, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा वेग लगेगा। इसको ऐसा समझ सकते हैं, दो बॉल लुढ़क, एक बॉल स्थिर है दूसरा बॉल लुढ़क रहा है। ठीक है ना, तो यदि क्या है, संघट हुआ दोनों में, अप्रत्यास्थ संघट हुआ, किसी कारण से दोनों चिपक गए और चलना है, तो भाई भारी वस्तु भारी हो गया, द्रव्यमान ज़्यादा हो गया, तो वेग क्या हो जाएगा जी, कम नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी ढकेलना है साथ साथ इसको। ठीक है, तो वेग क्या हो जाएगा, संघट के पश्चात कम हो जाएगा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा देखते हैं। संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा
K1 इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या माना है, वस्तु B को स्थिर माना है, ठीक है। तो u2 बराबर 0 है, इसलिए केवल इसकी गतिज ऊर्जा आएगी पहली वस्तु की, ठीक है ना। संघट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K2 बराबर द्रव्यमान कितना हो गया, दोनों चिपक गए हैं ना भाई, तो दोनों का द्रव्यमान देखना पड़ेगा, m1 प्लस m2, वेग कितना है, v है, v स्क्वायर। सूत्र तो सभी को पता होगा गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर, परंतु यहाँ द्रव्यमान संघट के पश्चात कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया है। समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर u1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो K2 बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और m1 प्लस m2 एक बचा रहेगा, एक कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर 3 डिवाइडेड बाई 4, K1 डिवाइडेड बाई K2 1/2 m1 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये बचा m1 नीचे आ गया, ये वाला टर्म ऊपर चला गया, m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए पुनः दो द्रव्यमानों का योग है, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो ऊपर वाला ज़्यादा है तो K1 की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, K2 की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा से कम होती है, अर्थात अप्रत्यास्थ टक्कर में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। पहले जिस वेग से चल रहे थे उससे क्या हो गया, यहाँ वेग कम हो गया। अब ये ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में हानि किस रूप में होती है, तो गतिज ऊर्जा में हानि, जैसे दो वस्तुएं टकराई तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में हानि हो जाती है, ठीक है ना। अब टकराने से क्या हुआ, कभी कभी चिंगारी निकल गई तो प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है, ठीक है ना। तो इस कारण से अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होती है, सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ये प्रूफ करने के लिए आता है कभी कभी, यह हानि ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि के रूप में होती है, ठीक है। ऊर्जा हानि निकालते हैं, कितनी ऊर्जा हानि हुई, तो डेल के इज इक्वल टू K1 माइनस K2, K1 बड़ा है ना, तो K1 माइनस K2 किए 1/2 m1 u1 स्क्वायर इज माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, मान रख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया डेल के इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1 से m1 कट जाएगा, एलसीएम लिए हमने, एलसीएम लिए m1 प्लस m2 आया, ठीक है, m1 प्लस m2 यहाँ चला गया, ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही है। तो डेल के इज इक्वल टू आया 1/2 m1 इंटू m2, यहाँ से m2 बचा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, ठीक है। यही एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा हानि का सूत्र है, ठीक है। पूछा जाता है कि ऊर्जा हानि हुई सिद्ध कीजिए, ऊर्जा हानि के लिए सूत्र निकालिए, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम। अब देखेंगे हम द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट, 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, सॉरी। एक विमीय देखे थे जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही थी, अब द्विविमीय है मतलब समतल में गति करेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक वस्तु है A, दूसरी वस्तु है B, संघट के पूर्व उनका वेग है A का u1, B का है u2, ठीक है ना, x अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। जब दोनों में टक्कर होता है तो संघट के पश्चात वस्तु जो है x अक्ष से θ1 कोण बनाते हुए A जो है इधर चली गई, और वस्तु B जो है x एक्सिस से θ2 कोण बनाते हुए इधर चली गई, और उसका वेग क्या है v2, A का वेग है v1, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको व्यंजक निकालना है, तो बहुत ही आसान है, और यहाँ क्या है, अब घटकों का उपयोग करेंगे हम, ठीक है ना। तो
तो ये लिख लिया हम लोगों ने पूरा जो थ्योरी है डायग्राम से। संघट प्रत्यास्थ है, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। संघट प्रत्यास्थ है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित, तो संघट के पहले गतिज ऊर्जा बराबर संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों का गतिज ऊर्जा का योग कर दिए, वस्तु ए और बी का। संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा का वेग योग कर दीजिए। ठीक है, आ गया ये समीकरण 1। संघट के पहले वस्तु ए और बी का एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग देखेंगे अब। ठीक है ना, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग हो गया। संघट के पूर्व है तो u1 u2 m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया। ठीक है ना, अब संघट के पश्चात वस्तु ए और बी का एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग क्या होगा। यहाँ देखिए, संवेग को हम घटकों में लेंगे। यहाँ वेग जो है थीटा कोण बनाते हैं एक्स एक्सिस से, तो एक्स अक्ष में इसका घटक क्या होगा v1 cos थीटा 1, और इसका एक्स अक्ष में घटक v2 cos थीटा 2। ठीक है ना, और y अक्ष के अनुदिश घटक साइन थीटा में हो जाएगा v1 साइन थीटा 1। ठीक है ना, और y अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा इस वेग का v2 साइन थीटा 2। ठीक है ना, तो यही हमको उपयोग करना है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग निकाल लेते हैं। m1 v1 cos थीटा 1, m2 v2 cos थीटा 2। पुनः संघट के पहले ही बात कर रहे हैं ना, जब संघट नहीं हुआ था तब एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग इतना आया। ठीक है, अभी भी संघट नहीं हुआ है तब वस्तु ए और बी का वाई अक्ष के अनुदिश भी संवेग देखना पड़ेगा। तो वस्तु तो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है संघट के पहले, तो वाई अक्ष के अनुदिश वेग है ही नहीं। ठीक, तो 0 आ गया संवेग। संघट के पश्चात ए और बी का वाई अक्ष के अनुदिश संवेग, एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश, दोनों के अनुदिश हमको देखना है। ठीक है, संघट के पूर्व और संघट के पश्चात, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। देखिए यहाँ पे एक जो है y एक्सिस में है, नीचे y डैश में है। जब हम संख्याएं लेते हैं तो क्या लेते हैं, ये 0 है मान लो तो इधर 1 2 इधर लेते हैं, इधर -1 -2 लेते हैं, और यहाँ क्या लेते हैं 1 2 इधर लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं -1 -2। मतलब एक और पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे और नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ माइनस हो गया m2 v2 साइन थीटा 2। ठीक है ना, ये वाला घटक जो है v2 साइन थीटा 2 ये नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि संघट प्रत्यास्थ है अतः एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश दोनों को बराबर कर दिए संवेगों को, और इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदिश भी संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग ये है और एक है ये। ठीक, दोनों को बराबर कर लिए। वाई अक्ष के अनुदिश संवेग क्या है, संघट के पहले 0 है, संघट के पश्चात जो है ये है, दोनों को बराबर कर लिए, तो इस प्रकार से इतना आ गया। ठीक है ना, तो इन सूत्रों को यदि हल करें, ठीक है, तो आसानी से हम v1 v2 का मान, m1 m2 का मान पता है, थीटा 1 थीटा 2 का मान पता है, तो आसानी से हम जो है वेगों की गणना कर सकते हैं संघट के पश्चात। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है हमारा प्रत्यवस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना, दो वस्तुओं के संघट में संघट के पश्चात दूर जाने का आपेक्षिक वेग और संघट के पहले पास आने के आपेक्षिक वेग के अनुपात को प्रत्यवस्थान गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, इस गुणांक का उपयोग क्या है, तो भाई कोई भी संघट जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होता, हमेशा टक्कर के पश्चात क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है, संरक्षित नहीं रहती गतिज ऊर्जा, कभी प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में, और कोई भी संघट पूर्णतः अप्रत्यास्थ भी नहीं होता। तो यदि संघट गुणांक का मान यदि हमको पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि संघट कैसा है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ है कि अप्रत्यास्थ संघट है। ठीक है ना,
तो प्रत्यवस्थान गुणांक संघट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग बटे संघट के पहले पास आने का अपेक्षित वेग। संघट से पहले क्या होगा, वस्तु एक दूसरे के पास आएगी तभी तो संघट होगा, और संघट के पश्चात दूर चली जाएंगी, तो संघट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग, ठीक है ना, संघट होगा मतलब दूर जाएंगे, और संघट के पहले पास आने के अपेक्षित वेग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माना दो वस्तुएं हैं जिनका वेग u1 और u2 है प्रारंभिक, संघट के बाद उनका वेग v1 और v2 हो जाता है। ठीक है ना। प्रत्यवस्थान गुणांक ई से दर्शाते हैं, तो संघट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग तो v2 माइनस v1 होगा। ठीक है ना, और पास आने का अपेक्षित वेग u1 माइनस u2 होगा। ठीक है, अब यदि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट है के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के लिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है। तो यहाँ प्रत्यास्थन गुणांक में क्या लिखेंगे, e बराबर 1 होगा। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट के लिए e का मान कितना आएगा जी, 1। तो हम बता देंगे कि प्रत्यास्थ संघट है, तो यहाँ 1 रखे तो कितना आ गया, ये पक्षांतर हुआ, v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में संघट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षित वेग पास आने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के लिए ई का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 रख दो, 0 रखे तो ये इधर पक्षांतर होके 0 हो गया, v2 माइनस v1 बराबर 0 आ गया, v2 माइनस v1 बराबर 0, तो v1 बराबर v2। इससे ये पता चलता है, ये समीकरण v1 बराबर v2 से, कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में दोनों वस्तुएं संघट के पश्चात अलग अलग वेग से नहीं चलती, अपितु एक साथ उभयनिष्ठ वेग से चलती है। हम लोगों ने देखा है ना, दोनों चिपक जाती है और उभयनिष्ठ वेग v से चलती है, मतलब v1 बराबर v2 होगा, दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही वेग से उभयनिष्ठ वेग से चलते हैं। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड क्या है, अप्रत्यास्थ संघट के लिए, पूर्णतः नहीं लगा है ना, यहाँ शब्दों पर भी ध्यान देंगे। अप्रत्यास्थ संघट के लिए क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ई का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए परंतु 1 से कम होना चाहिए। 1 हो गया मतलब प्रत्यास्थ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ई का वैल्यू पुट कीजिए, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, अब पूरे इस समीकरण में u1 माइनस u2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 0 होगा, ये कट जाएगा, यहाँ u1 माइनस u2 आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है इस समीकरण से, अप्रत्यास्थ संघट में संघट के पश्चात वस्तुओं के दूर जाने का आपेक्षिक वेग संघट के पूर्व पास आने के आपेक्षिक वेग से कम हो जाता है। ठीक है ना, दोनों वस्तुएं टकराते हैं, चिपक जाते हैं, तो भाई वेग कम हो जाता है उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लास्ट टॉपिक था, बहुत ही इजी भी है। ठीक है।